नमस्कार साथियों, मैं श्यामानंद अपने इस YouTube चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। परंतु उससे पहले अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करने वाले गांधी जी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। साथियों, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जिनका उपनाम कबा भी था। वो गुजरात पोरबंदर में ही दीवानी किया करते थे। इसके साथ साथ ही गांधी जी की जो विवाह है वो बाल्यावस्था में ही 13 वर्ष की उम्र में करवा दी गई। उनकी धर्मपत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। उसके पश्चात वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात से ही प्राप्त करते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं लंदन, तथा लंदन से वो बैरिस्टर की पढ़ाई करते हैं और साथ ही साथ वहाँ से बैरिस्टर की डिग्री लेके जब भारत वापस आते हैं तो यहाँ पे अब्दुल्ला सेठ नामक एक व्यापारी का केस लड़ने के लिए वो वहाँ से दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी वो कम से कम 21 वर्षों तक अपना आधिपत्य, अपना जो व्यक्तित्व है वो आंदोलनों के माध्यम से प्रदर्शित करते रहे। वहाँ पे चल रहे काले और गोरों के बीच भी भेदभाव को ख़त्म करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका में वर्तमान में भी गांधी जी की बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे उनकी प्रतिमा लगाई गई है। वहाँ के स्थानीय सरकार भी गांधी जी को बहुत सारे मेडलों के साथ नवाजित किए, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही इतना प्रभावशाली था। गांधी जी के राम राज्य में सत्य और अहिंसा एक एकल सिद्धांत रहा है। वो कहते हैं कि उनका सत्याग्रह का जो मेन मोटिव है ये नहीं है कि हमें शत्रु को पराजित करना है, बल्कि उनका कहना था कि सत्याग्रह के माध्यम से वो अपने शत्रु के हृदय को परिवर्तन करना ही उनका मेन उद्देश्य होता है। वो अपने सत्याग्रह में हड़ताल को सबसे अंतिम प्राथमिकता देते हैं, जबकि उपवास को प्रथम प्राथमिकता देते हुए उन्हें अग्निबाण की संज्ञा देते हैं। इसके पश्चात गांधी जी वहीं पे ही दक्षिण अफ्रीका में ही फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना करते हैं और वो जब भारत वापस आते हैं 1915 ईस्वी में, उसी समय बिहार के चंपारण में 1917 के ईस्वी के आसपास में तिनकठिया प्रथा, जिस पर नील की खेती ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों द्वारा करवाई जाती थी, इस त्रासदी से व्याप्त वहाँ के किसान, वहाँ के स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल जी 1916 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पहुँचते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है, उन्हें पता चलता है कि गांधी जी भी उस अधिवेशन में शरीक होने आ रहे हैं। गांधी जी से लखनऊ में वो मिलते हैं और बोलते हैं कि आइए ना हमारे बिहार में, हम लोगों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। अंग्रेज़ों द्वारा बार बार ज़बरदस्ती रूप से नील की खेती करवाई जा रही है। नील की खेती के संबंध में साथियों मैं बता दूं कि नील की खेती एक ऐसी खेती थी कि जिस ज़मीन पे भी उसकी खेती की जाती थी वहाँ 3 सालों तक वहाँ पे कोई उपज नहीं होती थी, कोई दूसरी फसल नहीं उपजाई जा सकती थी। इसके साथ साथ ही नील की खेती भी करवाई जाती थी और बहुत कम दाम पे किसानों से ज़बरदस्ती नील ले लिया जाता था। इसके साथ ही 3/20 भागों में खेती करने की जो एक नियम बनाई गई थी वो थी। गांधी जी 1917 ईस्वी में आते हैं पटना और वहीं से सबसे पहले वो जाते हैं राजकुमार शुक्ल जी के गांव मुरली भरहरवा और वहाँ पे सारे किसानों की सारी समस्याओं को सुनते हैं। गांधी जी का सहयोग करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और JF एंड्रूज जैसे साथी भी उनके साथ आते हैं इस आंदोलन में। उसके बाद ऐसा होता है कि वहाँ पे स्थानीय अधिकारी पहले तो बलपूर्वक गांधी जी को हटाने का प्रयास करते हैं, परंतु उनकी योग्यता को देखते हुए उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। इसके साथ साथ ही वहाँ के जिला कलेक्टर को भी उनके सामने झुकना पड़ता है और इस प्रस्ताव को लेके गांधी जी को रात्रि भोज के लिए भी आमंत्रित किया जाता है, परंतु स्थिति ऐसी रहती है कि रात्रि भोज में वो अपने जो खाना बनाने वाले रहते हैं, जिनका नाम बतक मियाँ था, उन्हें यह आदेश दिया जाता है कि उनके खाने में जहर मिला दिया जाए, परंतु बतक मियाँ जैसे भी देशभक्त हमारे भारत में हुए और वो गांधी जी को जाके बता देते हैं ये चीज़। वहाँ पे गांधी जी की जान भी बच जाती है। इसके बाद नील आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य के रूप में रखा जाता है। इसके साथ ही यह निर्णय लिया जाता है कि 25% जो लगान है वह किसानों को वापस किया जाए। इसके साथ साथ ही चंपारण सत्याग्रह के सफलता होने से मानो देश में एक हर्षोल्लास की भावना जाग उठी हो। सदियों से जैसे मानो कि गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह की ज़रूरत थी और चंपारण को गांधी जी की आवश्यकता थी। साथ साथ ही देश के मामले में भी यह भी कथन सत्य बैठता है। इसके साथ ही गांधी जी यहीं नहीं रुके, बल्कि वो इसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे दांडी मार्च,
तथा 1942 में दिए गए उनका सबसे सुप्रसिद्ध नारा करो या मरो का नारा था। साथियों, गांधी जी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उन्होंने अपने राष्ट्र को समर्पित अपने जीवन भर उन्होंने यह भी कह डाला था असहयोग आंदोलन के समय में कि विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार किया जाए, और यह वचन निभाने के लिए उन्होंने संपूर्ण जीवन यह कहकर बताया कि मैं संपूर्ण जीवन इतना ही पोशाक पहनूंगा जितनी मुझे ज़रूरत है, और तन पर बस एक धोती ही पहना करते थे। तो गांधी जी के इस व्यक्तित्व के आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि राष्ट्र निर्माण में गांधी जी का योगदान अहम रहा है, और भविष्य के दिनों में भी गांधी जी को हमेशा पूजा ही जाएगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।